जगदीश्वर सर जी, ये जो इंडिया भारत का झगड़ा, सनातन धर्म पेरियार का झगड़ा, ये तमाम जो झगड़े लगा रही है बीजेपी या उसको उसी को इशू बना रही है, इसके पीछे क्या देखते हैं? क्या आरक्षण को खत्म करने की साजिश उसमें है? क्या हिंदू ही एकमात्र जाति है ऐसा बनाना चाह रहे हैं, या सबको एक जगह लड़ा करके ये खड़ा करना चाहते हैं कि सारी पार्टियों को निपटा दें, उसके बाद हम और जब कांग्रेस की बात आएगी तो कांग्रेस को निपटा देंगे, फिर मुसलमानों के लिए कोई लड़ने वाला नहीं रहेगा? क्या क्या साजिश उनके मन में चल रही है? मैं साजिश के तौर पर तो नहीं देखूंगा, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हमें बड़े फलक पर रख के देखना चाहिए। मुश्किल की यह हो गई है कि बीजेपी तो बड़े फलक पर रख के देख रही है, हिंदू राष्ट्र के फलक पर रख के सारी चीजें तय कर रही है, लेकिन जो गैर बीजेपी पार्टियां हैं उसमें लिबरल भी शामिल हैं, उसमें लेफ्ट भी शामिल है, उसमें अंबेडकरवादी भी शामिल है और दूसरे लोग भी शामिल हैं। वो बड़े फलक पर रख के नहीं देख रहे हैं। बड़ा फलक हमारे सामने अगर भारत होगा और समानता होगी तो बहुत सारी चीजें साफ दिखाई देंगी। अभी स्थिति है कि हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं लेकिन इक्वालिटी की बात नहीं कर रहे, समानता के परिप्रेक्ष्य में बातें नहीं कर रहे। मुझे रिजर्वेशन चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन इसलिए नहीं चाहिए कि मैं दलित हूं या मैं ओबीसी हूं या मैं एससी एसटी हूं, इसलिए नहीं चाहिए। मुझे इसलिए रिजर्वेशन चाहिए कि मुझे हिंदुस्तान में समानता चाहिए। तो समानतावादी दृष्टिकोण से तो अभी वो डिस्कशन का हिस्सा ही नहीं है। एक अन्य साधारण सी चीज है, लेकिन सब जानते हैं, मैं सिर्फ उसे रिपीट कर रहा हूं। केंद्र सरकार ने सरकारी नियुक्तियों में पाबंदी लगाई हुई है। अब वो पाबंदी हटवा दीजिए बस खाली। ये रिजर्वेशन कहां मिलेगा? एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, किसी का भी हो, रिजर्वेशन इंप्लीमेंट कहां होगा? टाटा के यहां रिजर्वेशन नहीं है, अंबानी और अदानी के कारखाने में रिजर्वेशन नहीं है। सारी पार्टियां मिलकर अगर ये एकजुट हो गई होती और इस पर इंफेसिस दिया गया होता कि ये जो 10 लाख सरकारी नौकरियां जिन पर पाबंदी लगी हुई है, अभी भी पाबंदी लगी हुई है, ये पाबंदी हटाई जानी चाहिए और ये जगह भरी जानी चाहिए। क्यों भरी जानी चाहिए? एक छोटी सी चीज है जिसे कि मैं शेयर करना चाहता हूं। मैं जब जेएनयू में पढ़ता था तो जेएनयू में जो लोग पॉपुलेशन स्टडीज के जो शानदार प्रोफेसर रहे हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान की पॉपुलेशन जनसंख्या पर काम किया है, उनमें से एक थे प्रोफेसर मुनीश रजा और दूसरे थे प्रोफेसर एजाज अहमद। ये दोनों एक बहुत अच्छी उन्होंने बात कही थी कि जिस जाति के जितने प्रतिशत नागरिक हों उसे उतना प्रतिशत रिजर्वेशन दे दिया जाए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर सवर्ण जाति के लोग 90% है तो 90% रिजर्वेशन उनको दे दिया जाए, लेकिन अगर वे 1% है तो उन्हें 1% से नीचे रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन हकीकत तो एकदम विपरीत है। ब्राह्मणों की संख्या 1% भी नहीं है पूरे देश में। नौकरियों में प्रतिशत उठा के देखिए आप। वैश्यों की संख्या कितनी है नौकरी में, उठा के देखिए आप। रिजर्वेशन भी ईमानदारी से लागू सिर्फ इस आधार पर किया जाए कि जिस जाति की जितनी संख्या है उतना रिजर्वेशन दे दो। ये मुसीबत कांग्रेस के समय में थी और ये मुसीबत आज भी है। कांग्रेस के समय पे जो ये चीज ये रियलाइज अगर कांग्रेस के लोग नहीं करते तो आरएसएस से नहीं लड़ सकते। कांग्रेस को ये खुला वायदा करना होगा कि वे अगर सत्ता में आते हैं, किसी भी मोर्चे के साथ आए, इंडिया के साथ आए या किसी भी मोर्चे के साथ आए, तो जो सरकारी नौकरियों पर जो रोक लगी हुई है, जो मनमोहन सिंह के समय से जारी हुई थी, वो रोक हटाई जाएगी। ऐसे नहीं हो सकता कि आप सिर्फ बीजेपी को टारगेट करेंगे कैसे। सेकंड चीज जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो खेतिहर मजदूर है, ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मजदूर है, ये किस जाति से आता है भाई? क्या स्थिति कर रखी है आपने? हम कभी गए कि जो महानगर हैं जिसमें कि माइग्रेटेड लाखों लाख लोग हर महानगर में पहुंच रहे हैं, वो माइग्रेटेड वर्कर किस जाति से आते हैं और कहां रहते हैं? जाके आप शहर जाइए। मैं दिल्ली में अभी रह रहा हूं, मैं कलकत्ते में रह चुका हूं 30 साल। मैंने जाके चेन्नई और हैदराबाद और बंबई के इलाके भी देखे हैं।
आप जाइए स्लम एरिया में, स्लम एरिया में ज्यादातर वे लोग रहते हैं जिन्हें आप रिजर्व जातियां कहते हैं, अधिकतर जनसंख्या उनकी, और आप उन स्लम एरियाज में मिनिमम नागरिक सुविधाएं नहीं है। गांव तो छोड़ दीजिए, नौकरियां छोड़ दीजिए, खाली सामान्य नागरिक सुविधाएं, जहां जिन एरियाओं में गरीब लोग रहते हैं जो कि विभिन्न किस्म की जातियों से आते हैं, वहां सामान्य नागरिक सुविधाएं नहीं है। रिजर्वेशन की बात इससे जुड़ी हुई है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे हर स्तर पर समानता चाहिए। क्यों समानता चाहिए? कि मैं एक अच्छा बेहतरीन भारत देखना चाहता हूं। हम क्या देखना चाहते हैं? मुझे रिजर्वेशन चाहिए। मुझे रिजर्वेशन नहीं चाहिए, मुझे एक सुंदर भारत चाहिए, मुझे एक बेहतरीन इंडिया चाहिए। उन्हें एक हिंदू राष्ट्र चाहिए। क्यों चाहिए उन्हें हिंदू राष्ट्र? वो खुल के कह रहे हैं। आप खुल के कहने की स्थिति में नहीं कि आपको एक बेहतरीन भारत चाहिए, ऐसा भारत चाहिए जिसमें इक्वालिटी के आधार पर बातें की जाएं। सेकंड चीज जो कि और भी इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत ही खतरनाक चीज है, ये कई वक्ताओं ने अपने तरीके से ये बात रखी है, मैं थोड़ा सा उसे दूसरे ढंग से लाना चाहता हूं। ये जो यूपीएससी के जरिए जो आईएएस आईपीएस में आने वाले जो अधिकारी हैं, इनकी नेचर क्या है? यही तो लोग जज बन रहे हैं जाके। हालत यह है कि जो ही रिजर्वेशन की बात आती है, खटाक से वो रिजर्वेशन या तो सस्पेंड कर दिया जाता है या फिर ठंडे बस्ते में पहुंचा दिया जाता है। न्यायपालिका के दिमाग में पता नहीं कैसे ये इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट गायब हो चुका है और वर्णाश्रम व्यवस्था का कॉन्सेप्ट एकदम जड़ें जमाए हुए है, और इसने सबसे ज्यादा क्षति की है हिंदुस्तान के सामाजिक विकास में, जो योजनाओं को लागू करने में। थर्ड चीज जिस पर के कायदे सोचे हम लोग, ये जो हिंदू राष्ट्र है ना, इस हिंदू राष्ट्र का पूरा दारोमदार जानते हैं किस पर टिका हुआ है? सामाजिक और भेद और लिंग भेद पर। मुझे ओबीसी के लिए रिजर्वेशन चाहिए, लेकिन मुझे महिलाओं के लिए भी रिजर्वेशन चाहिए। मैं इसके कतई पक्ष में नहीं हूं कि मुझे ओबीसी का रिजर्वेशन चाहिए, एससी एसटी का चाहिए, लेकिन महिलाओं का नहीं चाहिए। जी नहीं, ये लिंग भेद और सामाजिक भेद, ये दो भेद ऐसे हैं जिनको के बीजेपी हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के नाम पर, आरएसएस हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के नाम पर फर्श के नीचे खिसका देना चाहते हैं और किसमें उलझा देना चाहते हैं। जैसे प्रकाश हिंदुस्तानी जी ने बहुत सही कहा कि वो पोलराइजेशन दो तरह का कर दिया है कि अब हिंदुस्तान में दो ही तरह के लोग रहते हैं, या तो हिंदू रहते हैं या मुसलमान रहते हैं। जी नहीं, हिंदुस्तान में अनेक धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, सैकड़ों जातियां रहती हैं, और ये वे जातियां हैं जो कि सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर असमान हैं। हिंदुस्तान में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हिंदुस्तान में ये जो जो बैकवर्ड की जो एक नई कैटेगरी आई है, जो कि सवर्णों की, अरे आपने कोई ऑफिशियल डाटा ही आधार नहीं बनाया, लेकिन आपने डिक्लेयर कर दिया, और आज स्थिति है कि उसके आधार पर सारी जगह सारे रिजर्वेशन को पंक्चर किया जा रहा है। जब तक आप समानता के आधार पर राजनीतिक एजेंडा नहीं बनाएंगे और हर स्तर पर समानता, ये सिर्फ एक जगह की समानता की बात नहीं है, हर स्तर पर समानता। नरेंद्र मोदी चाहते हैं ना कि हिंदुस्तान में ओबीसी, आरएसएस चाहता है ना हिंदुस्तान में एससी एसटी ओबीसी सबका भला हो। सिर्फ छोटा सा सुझाव है मेरा, लागू करके देख लें। बनारस के मंदिरों से लेकर मथुरा के मंदिरों तक सिर्फ रिजर्वेशन लागू करके देखें। पुजारियों में रिजर्वेशन क्यों नहीं होगा? क्या वजह है? वो तो पैतृक रहेगा मामला, वाह बहुत अच्छी बात है। धर्म पैतृक रहेगा, सरकार भी अब पैतृक होने जा रही है। नहीं सर एक आपसे और उस पर चर्चा एक ऐड कर रहा हूं लाइन, कि बनारस में जो है जो संस्कृत विश्वविद्यालय है, वहां एक मुस्लिम को जो है संस्कृत अध्यापक नियुक्त किया गया था, उसको किस तरह से भगाया गया। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कह रहा हूं। पूरे संस्कृत विश्वविद्यालय, जितने भी संस्कृत विश्वविद्यालय हैं, जो केंद्रीय जो संस्थान है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, उसके तहत और बाकी जगहों पर, आपको जान के अच्छा होगा कि वहां पे एससी एसटी की सीट नहीं भरी जाती। हालत इतनी खराब कर रखी है इन लोगों ने। और तो और छोड़ दीजिए,
आप जरा अब जो लेवल पे जिस तरह से चीजें चल रही हैं, SC ST लड़के जो है सरकारी विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में दाखिला नहीं ले पाएंगे, क्योंकि लगातार फीसें इतनी बढ़ाई जा रही हैं कि उनके बिल्कुल एकदम दायरे के बाहर है। कहां जाएंगे वो लोग? उन्हें पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए। हिंदुस्तान में हिंदू नहीं रहते, हिंदुस्तान में मनुष्य रहते हैं। जब तक हम ये मनुष्य के कॉन्सेप्ट को एक बुनियादी कॉन्सेप्ट नहीं बनाएंगे और राजनीति में समानता एक कॉन्सेप्ट को बुनियादी कॉन्सेप्ट नहीं बनाएंगे, आप RSS से नहीं लड़ सकते। आपके यहाँ अभी हिंदू महान है, उनके यहाँ मुसलमान महान है, उनके यहाँ ईसाई महान है। मेरे यहाँ ना हिंदू महान है, ना मुसलमान महान है, मनुष्य महान है। और मुझे लड़ाई किसके लिए लड़नी है? इस मनुष्य को समान दृष्टिकोण से देखने और समान दृष्टिकोण और आचरण से जीने के लिए लड़ाई लड़नी है। ये एजेंडा जब तक पॉलिटिकली फोकस नहीं होगा, हम छोटी छोटी चीजों में उलझे रहेंगे। RSS वाले चाहते हैं, नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं, छोटे छोटे मसलों पर उलझे रहें। अंत में एक बात कह के मैं ये बात यहीं खत्म करूंगा, वो ये कि ये जो एक तो झटका लगा है ना छत्तीसगढ़ के प्रसंग में, रिजर्वेशन की ऊपर जो रोक लगाई गई थी, उस रोक को हटा के वो जो कैटेगरी है उन्हें भरा जाए। थोड़ा सा ये सवाल क्रिटिकली कांग्रेस से भी पूछा जाना चाहिए कि अभी 14 के पहले तक तो आपकी ही सरकार थी, आपने क्यों नहीं जनगणना कराई? आपको क्या परेशानी थी जाति जनगणना कराने में? आपको क्या परेशानी थी स्ट्रिक्टली रिजर्व कैटेगरी की सीटों को भरने में? कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया था। हिंदुस्तान में SC ST रिजर्वेशन लागू करके तकरीबन कई करोड़ लोगों को जो SC ST कैटेगरी से आते थे, उनको वो नीचे से ऊपर उठा के लाए, मिडिल क्लास में लेके आए। बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन स्थिति क्या थी? स्थिति यह थी कि 2014 के आसपास तक हिंदुस्तान में जो गाड़ियों के जो पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, उसमें 3 बड़ी कंपनियां थी जो कि रिजर्व कैटेगरी के लोगों की थी। टाटा जैसा इंडस्ट्रियलिस्ट उनके साथ में बिजनेस का एग्रीमेंट नहीं करता था, उनको ठेके नहीं देता था। अभी ये 4 या 5 साल पहले यह सिलसिला शुरू हुआ है कि उनके साथ एग्रीमेंट किए गए कि वो कारों के लिए पार्ट सप्लाई कर सके। और वे साधारण कंपनियां नहीं है, एक एक कंपनी का टर्नओवर 700-700 800-800 करोड़ का है। तो आपके तो इंडस्ट्री में भी विक्टिमाइजेशन है और इंडस्ट्री में भी अनटचेबिलिटी है। सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि अनटचेबिलिटी को हर स्तर पर, चाहे वो इंडस्ट्री में हो और चाहे वो गैर इंडस्ट्री में हो, हर स्तर पर उसे वो रोके। आखिरी चीज, रिजर्वेशन का मसला सिर्फ सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन का मसला नहीं है। प्राइवेट कंपनियों में रिजर्वेशन की बात को इंडोर्स किया जाना चाहिए। यह कैसे हो सकता है कि अदानी क्या तो सारे सवर्ण काम करेंगे, वो बहुमत में रहेंगे, अब मुकेश अंबानी क्या सब सवर्ण बहुमत में रहेंगे, और बाकी सरकारी नौकरियों में चले जाओ जहां जाना हो, और सरकारी नौकरी में हमने पाबंदी लगा रखी है। कमाल है। आपके एजेंडे पर, सभी पार्टियों के एजेंडे पर निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन महत्वपूर्ण एजेंडा जब तक नहीं बनेगा, ये कारपोरेट हाउसेस आपकी पकड़ में नहीं आएंगे और वे आपके बहाने लड़ाई करते रहेंगे। और मैं रिजर्वेशन के मसले को इक्वालिटी के परिप्रेक्ष्य में देखने के पक्ष में हूं। मैं धर्म के आधार पर, जातिगत या राजनीतिक दल की विचारधारा के आधार पर देखने के पक्ष में नहीं हूं। अक्सर जब प्रतिभा की बात आती है, आरक्षण की बात आती है, जो मैंने रतनलाल जी से सवाल किया था, मेरे जहन में आता है कि जो पौराणिक पुस्तकें हैं, जो ग्रंथ जिसको कहते हैं, वो चाहे वाल्मीकि जी ने लिखी हो या वेद व्यास का हो या अभी आधुनिक ग्रंथ की बात करें आजाद भारत की, तो बात आ जाती है सीधा हमारे डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर। तो आप जो है इसको किस तरह से देखते हैं? सारे ग्रंथ जो है वो तो लिखने वाले यही लोग हैं, फिर इनको क्यों बोलते हैं कि अयोग्य है, प्रतिभा इनमें नहीं? समस्या प्रतिभा की नहीं है, समस्या जो है उससे भी ज्यादा गहरी है, वह है विश्व दृष्टिकोण की। एक प्रतिभाशाली हो सकता है लेकिन उसका विश्व दृष्टिकोण गलत हो सकता है। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के पास में, जो कि हमारे यहाँ प्रतिभाशाली लोग थे, लेकिन उनका विश्व दृष्टिकोण गलत था क्योंकि वे वर्णाश्रम व्यवस्था की हिमायत करते थे। मैं नहीं कह रहा हूं कि जो पुराने जो लोग थे वो सब प्रतिभाशाली नहीं थे।
लेकिन बाई चांस की बात है कि एक व्यक्ति आया जिसने कि एजेंडा बना दिया। अब जाहिर है कि ज्योतिबा फुले को तो इसका श्रेय जाता ही है कि उन्होंने एजेंडा बना दिया। अंबेडकर को अकेले इसका श्रेय जाता है, उन्होंने जाति को एक नेशनल एजेंडा बना दिया। मैं एक अन्य चीज ऐड करना चाहता हूं इसमें पूरे बहस में, वो ये कि अगर जब तक आप ये जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के फ्रेमवर्क में चीजें चलती रहेंगी और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स चलती रहेगी, आप ये तय मानिए आरएसएस को आप पछाड़ नहीं सकते। हमारे अधिकतर लोग, चाहे वो दलित हों चाहे वो गैर दलित हों, ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के फ्रेमवर्क में ही सोचते हैं। मैं 2 उदाहरण दे रहा हूं, आपको ये बात समझ में आएगी। दक्षिण अफ्रीका में क्रांतिकारियों की सरकार और क्रांतिकारियों के समर्थकों की सरकार है, और दक्षिण अफ्रीका में अब जो है वो सिर्फ ब्लैक्स की सरकार है। सत्ता परिवर्तन के बाद दक्षिण अफ्रीका की शक्ल क्या बनी है? कभी हमने सोचा है इस बात को? आप जोहानसबर्ग में 5 बजे के बाद निकल नहीं सकते, पूरे समाज का अपराधीकरण किया जा चुका है। काले लोग होंगे, काले लोगों की सरकार होगी, तो जरूरी नहीं है कि समाज में खुशहाली आएगी, यह भी संभव है अपराधीकरण हो। अमेरिका में तो सारे इक्वालिटी के कानून बहुत स्ट्रिक्टली लागू किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद ब्लैक्स के साथ में जो भेदभाव है वो चरम पर है। पूरे का पूरे राज्य भेदभाव के शिकार हैं। ब्रिटेन में इक्वालिटी है लेकिन भेदभाव है, जो गैर श्वेत लोग हैं। समस्या भेदभाव की, और समस्या यह है कि आप कौन सी चीज देखना चाहते हैं इस समाज में। आप मनुष्य देखना चाहते हैं, या व्हाइट्स देखना चाहते हैं, या हिंदू देखना चाहते हैं, या ब्लैक्स देखना चाहते हैं। मैं सभी अपने दोस्तों से यह अनुरोध करूंगा कि ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के फ्रेम के बाहर निकल के मनुष्य को जब तक आप केंद्र में नहीं लाएंगे, तब तक आप इससे लड़ नहीं सकते। सेकंड चीज जो कि आज के युग के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका के ड्रॉबैक कह सकते हैं आप, वो दलित राजनीति में भी रहा है डे 1 से। हिंदुस्तान की इक्वालिटी के लिए बेहद जरूरी है कि कारपोरेट पूंजी का नेशनलाइजेशन किया जाए। दक्षिण अफ्रीका में जो आज भी जो दंश की तरह जो चीज फंसी हुई है, वो ये कि सत्ता परिवर्तन के बावजूद बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संपत्ति का नेशनलाइजेशन नहीं कर पाए नेल्सन मंडेला। आप के लिए राष्ट्रीय संपत्ति का नेशनलाइजेशन इशू होता ही नहीं है, ना अम्बेडकर के लिए था, ना अम्बेडकर के पंथियों के लिए है। मुझे चाहिए कारखाने, लेकिन मुझे कारखानेदार नहीं चाहिए। वर्ग की लड़ाई है ये जाति की लड़ाई नहीं है। वर्गीय शासन की समस्या है ये। मुझे इक्वालिटी चाहिए, मुझे शिरकत चाहिए, मुझे कंपटीशन के लिए इक्वल ग्राउंड चाहिए, और मुझे अपने लिए नौकरियां भी चाहिए, विकास के समान अवसर चाहिए। सर एक मिनट, कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपकी बात पे कुछ बोलना चाह रहे हैं संजीव। बोलिए संजीव, क्या बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए। हाँ, जब आपने अभी कह दिया तो एक सर के उसमें ऐड ऑन करना चाहता था, बाकी 30 सेकंड बाद में भी दीजिएगा, सर बोल लें तो। नहीं बोलिए। हाँ। ये कि बाबा साहब अम्बेडकर सर जमीनों के राष्ट्रीयकरण की भी बात कर रहे थे और उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की भी बात कर रहे थे, तो ये सिर्फ मैं ऐड ऑन कर दूं, बाकी सर पूरा कर लें तो मुझे 30 सेकंड चाहिए। स्टेट एंड माइनॉरिटी में अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है उसको। बिल्कुल जी। मैं देखिए, जो असल समस्या है ये कि जो आपके पास में पॉलिटिकल एजेंडा है, उस पॉलिटिकल एजेंडे का एम्फेसिस किसकी तरफ है। अगर आपने नींव डाली है कि आपको कारपोरेट हाउसेस का विकास करना है, तो आप तय मानिए इक्वालिटी का विकास होगा, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है। सारी दुनिया का अनुभव है, अमेरिका जाइए, ब्रिटेन जाइए, फ्रांस जाइए, जर्मनी जाइए, जहां सबसे विकसित डेमोक्रेसी है वहां जाइए, वहां सबसे ज्यादा विक्टिमाइजेशन है। फ्रांस से अच्छी डेमोक्रेसी दुनिया में कहीं नहीं है। समस्या गहरी है, क्योंकि हम कारपोरेट हाउसेस के पूंजी के राष्ट्रीयकरण की बात को राष्ट्रीय स्तर पर लागू नहीं कर पाए। अंत में जो चीज मैं शेयर करके बात खत्म करूंगा, सबसे बड़ी समस्या इसके अलावा क्या आ रही है, सबसे ज्यादा विकृतीकरण हो रहा है विचारों का, कॉन्सेप्ट का, जातियों का, उनके नाम का, उनकी सामाजिक भूमिका का। जो ये जो विकृतीकरण है, इस विकृतीकरण ने लोगों को
एक तरह से कंफ्यूजन की स्थिति में डाल दिया है। तो जब बात हो तो उनको सही नाम से पुकारा जाना चाहिए, सही कॉन्सेप्ट में पुकारा जाना चाहिए। हम एकेडमिक्स के लोग हैं तो हम कम से कम इतनी तो हम रक्षा करने का दायित्व हमारा बनता ही है। और जो लोग ये कहते हैं कि भाई पूछिए ना, लालू यादव की और उनकी पार्टी की सरकार थी बिहार में, एजुकेशन में क्यों नहीं वो उन लोगों को ला पाए ऊपर के पदों पर, जिम्मेदारी के पदों पर, प्रशासनिक पदों पर, जिन्हें हम लोग ओबीसी कहते हैं, दलित कहते हैं। ये अचानक नहीं है, अचानक नहीं है कि आपको रिजर्वेशन तो चाहिए, लेकिन जब शिक्षा में नौकरी लगेंगी जो कि राज्य के अधिकार में थी, आज भी हैं, आप उसके लिए प्रयत्न नहीं करेंगे कि किसी भी तरह से अपॉइंटमेंट हो। आप तब भी वहां यही होगा, कोई भूमियार आएगा, कोई राजपूत आएगा, कोई दूसरा आएगा और उसी का अपॉइंटमेंट होगा। ये दो चीजें एक साथ नहीं चल सकती। मुझे राजनीति में तो रिजर्वेशन चाहिए, मुझे विधानसभा में रिजर्वेशन चाहिए, लेकिन जब वाइस चांसलर की, जैसा कि उन्होंने अभी मेरे पहले एक वक्ता ने कहा, बहुत अच्छी बात कही, जब आपको वाइस चांसलर बनाना होगा तो आपको बिहार में आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, लालू प्रसाद यादव के जमाने में कितने यादव वाइस चांसलर बनाए गए, ये जो अखिलेश यादव उनके जमाने में कितने लोग वाइस चांसलर बनाए गए, मायावती के जमाने में कितने दलित को वाइस चांसलर बनने का मौका मिला। नहीं, आपके एजेंडे पे दलित नहीं है, आप झूठ मत बोलिए। एमएलए बनना दलित का उद्धार नहीं करेगा, बल्कि शिक्षा में अगर दलित को प्रमुखता से स्थान दिया जाएगा, प्रशासनिक स्तर पर स्थान दिया जाएगा, तो निश्चित तौर पर दलित का भला होगा, ओबीसी का भला होगा। लेकिन आप तो ये करते नहीं है। आप तो जब कोई सवर्ण जाता है तो आप उससे प्रभावित होते हैं, आप उसको अपॉइंटमेंट देते हैं। आप रिकॉर्ड उठा लीजिए इनकी सरकारों के सारे। अंत में मैं ये चीज हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि इक्वालिटी के एजेंडे के बिना और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के परिप्रेक्ष्य के बाहर जाके लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य के बिना आप दलित की, ओबीसी की, एससी एसटी की हितों की रक्षा नहीं कर सकते। 30 सेकंड हम चाहेंगे धनंजय जी खत्म करने के पहले अभी। जी संजीव भाई बोलिए आप। जी जी, एक तो सर से ब्रॉडली ये सब लोग सहमति हैं कि इक्वालिटी के ही एक एजेंडा होना चाहिए, किसी भी तरह के अफर्मेटिव एक्शन का भी। और सर की चिंता वाजिब है कि लालू प्रसाद जी हो या नीतीश कुमार हो, इन तमाम लोगों के समय में ये नियुक्तियां इस तरह की, और एक खास किस्म का जो सवर्ण इंटेलेक्चुअल है उसके प्रति मोह भी दिखाई पड़ता है, खास करके आप साहित्य आदि के अकादमियों में देखिएगा तो। लेकिन सिर्फ यही सच नहीं है, कहानी का दूसरा सच भी है। लालू प्रसाद जी के आने के पहले 5 मुख्यमंत्री बिहार में 3 ब्राह्मण और 2 राजपूत दिए गए थे। और लगातार जो स्ट्रक्चरल चीजें हैं, लालू जी ने आते ही बीपीएससी में, यूनिवर्सिटियों में, यूनिवर्सिटी के आयोगों में पिछड़े अत्याचार सब होता क्या है कि वो तुरंत आए थे। आने के बाद स्ट्रक्चरल चेंज में समय लगता है। लालू प्रसाद जी को इसीलिए ऑल टाइम नायक माना जाता है कि जो सेकंड सरकार है, जिसको लोहिया कहते थे, वहां ब्राह्मण बैठे हैं या और दूसरे अपर कास्ट के लोग बैठे हैं, तो उसको समय लगता है। जो चीजें हुई हैं, बिहार बहुत बदल चुका है, उसी से मध्यवर्ग सिर्फ आरक्षण से नहीं बना है। इस तरह के रिप्रेजेंटेशन भी करवाए, जो नीतीश जी ने भी करवाए और लालू जी ने भी करवाए। 2-3 चीजें, एक 30 सेकंड इसके लिए मांगा था, ये तो सर के साथ इंगेज हुआ मैं। एक तो अनिल दा, आपका मुझे एक पंचलाइन हमेशा याद रहता है, वो आपने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कहा था कि हमारे लोगों को भी लोन दो, 2-4 भाग जाएंगे हमारे वाले भी तो अच्छा ही होगा। तो ये एक जो है, ये पंचलाइन जो है। और दूसरी बात कि वसुधैव कुटुंबकम का जो कंसेप्ट है, और एक प्रसंग एक मेरे मित्र ने कहा कि भैया यादव जो है आपको मारता है, कुर्मी आपको मारता है, जाट मारता है, कहीं कहीं मराठे मार रहे हैं, दलितों के प्रसंग में वो कह रहे हैं, तो वो मारेगा, हो सकता है आपके लाठी से माथा तोड़ दे, सर तोड़ दे, लेकिन वो आपका पीढ़ी बर्बाद नहीं करेगा। आप वो 5 मारेगा, आप 2 मारिएगा, लेकिन पीढ़ी बर्बाद ब्राह्मणवाद करता है। ब्लैक के संदर्भ में मैं कह रहा हूं, ब्लैक अपने हिसाब से जब इंटरनली आपस में एंगेज होंगे, आपस में सवाल करेंगे, तो अलग प्रसंग है। और जो वसुधैव कुटुंबकम हम हमेशा कहते हैं, उसकी कहानी हितोपदेश में यह है कि जो सियार जानवरों को खाना चाहता था, उसने ही वसुधैव कुटुंबकम का चारा फेंका था, मंत्र उसी का था वसुधैव कुटुंबकम का। तो थोड़ा सा इसको भी समझने की जरूरत होती है सर, इसीलिए जो आइडेंटिटी के प्रसंग में भी कई बार उस भाषा में भी बात हो जाती है। धनंजय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं अनिल भाई, बोलिए। हाँ, 15 सेकेंड। धनंजय जी, देखिए जो जिसका जिक्र किया संजीव जी ने, तो कई बार क्या होता है कि अब देखिए जाति वाला समाज है, कई बार हमें अपने जाति समाज की मीटिंगों में भी जाना पड़ता है,
तो वहां मैं एक बार जब बोलता हूँ तो पूछता हूँ कि भाई कोई तुम्हारे में से कोई ऐसा आदमी है, आपका दोस्त, रिश्तेदार, दूर का रिश्तेदार, जिसने 1,000 करोड़ रुपए का लोन लिया हो या भाग गया हो उसके बाद? तो सब कहते हैं नहीं। मैंने कहा कोई 100 करोड़ वाला हो? तो बोले नहीं, कोई नहीं भागा। हमारे समाज के जो लोग हैं, हमारी जाति के लोग हैं, बहुत ईमानदार होते हैं, वो ऐसा काम कभी नहीं करते। तो फिर जो मैं उनको कहता हूँ वही कहता हूँ, मैंने कहा ईमानदार नहीं होते। आप लोगों को कभी 10,000 करोड़ रुपए का लोन मिला ही नहीं है। अगर आप लोगों को भी 10,000 करोड़ का मिल जाएगा 100-200 को, तो उसमें भी 2-4-5 जरूर भागेंगे। इतने ईमानदार आप भी नहीं है, जैसे वो है वैसे आप हो। लेकिन फर्क ये है कि आपको मिलता ही नहीं है, आपको मिलता ही नहीं। जी बहुत जी सुंदर सर, पंच वो- लाइन में हमेशा कोट की जाने एक लायक छोटी है। टिप्पणी कर देता हूँ अनिल जैन पे। जी हाँ जी साहब हाँ, पे। रतन भाई कर दीजिए, फिर आएंगे बोले अभी प्रोफेसर साहब, अनिल दूसरे जैन topic पे। साहब, अभी दलित आदिवासी पिछड़ों में 10,000 करोड़ लोन लेने का वैसे क्लास पैदा कीजिए। अभी नहीं है वो क्लास। वो MBA में नहीं, IIM में नहीं जा रहे हैं, वो विदेश नहीं जा रहे हैं पढ़ने इकोनॉमिक्स। पहले वो क्लास पैदा कीजिए, क्लास रहे पैदा हैं। कीजिए, उसके लिए एलिजिबल होगा ना कि 10,000 करोड़ हम ले नहीं सकते नहीं, हैं। और अदानी कौन से IIM में गया था या कहाँ विदेश से पढ़ के आया था, या धीरू भाई गुजराती तो आदमी, पेट्रोल पंप में गुजराती पेट्रोल आदमी डालने वाला था। सर जी, गुजराती आदमी है, वहाँ धीरे धीरे बढ़ा ना, वो बनाया, अपना एक काबिलियत तो बनाया फ्रॉड करने का। गुजरात में भी तो आदिवासी अंतिम है, अंतिम दलित बात, है, अंतिम पिछड़े बात हैं। बस। जी 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 और जी। जगदीश्वर सर ने मेरिट 3 का मिथ, बिजनेसमैन की चर्चा की ना, जो मेरिट एसेसरीज का मिथ, बनाते हैं। मेरिट का हाँ। मिथ। जी रतन वन भाई, नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। मैं कह रहा हूँ इस सरकार से कुछ नहीं, 30 साल के लिए वन नेशन वन एजुकेशन कर दो, लेवल प्लेइंग फील्ड बराबर कर दो, सब मेरिट का मिथ फट जाएगा। और आप चूंकि अब कंक्लूड करने वाले हैं, तो मैं सिर्फ अपील अपने दोस्तों से कर रहा हूं कि भाई आप द नागरिक और स्त्री काल जो चैनल है उसको जरूर चाहिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए दोनों चैनल को। जी जी थैंक यू। जी सर, जगदीश्वर सर कुछ बोल रहे थे आप? मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ। ये जो ब्रेन ड्रेन जिसे हम लोग कहते हैं ना, ब्रेन ड्रेन के जितने आंकड़े मैंने पढ़े हैं अब तक, इवन जो अब जो सालाना अब जो 1 लाख लोग जा रहे हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा उसमें 1% भी SC ST OBC नहीं है। देश से भागा हुआ भारतीय वह जिसे हम लोग सवर्ण कहते हैं। बिल्कुल। सेकंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो माइग्रेटेड लेबर है जो गल्फ में काम कर रही है और दूसरे देशों में काम कर रही है, वो अफ्रीका में काम कर रही है और तमाम देशों में काम कर रही है, उसमें बड़ी संख्या SC ST और OBC के लड़कों की है जो कि बड़े पैमाने पर विदेश से पूंजी भारत में भेजते हैं, जो कि राष्ट्र के निर्माण में काम आती है, जिसको कि आप कभी अपने खाते में दर्ज नहीं करते। मैं ऐसे 50 लोगों को जानता हूं जो मेरे साथ पढ़े हैं, जो SC ST लड़के हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान के बाहर नहीं गए। क्यों कह रहा हूं मैं ये? इंटेलेक्चुअली वो माइग्रेट नहीं करते, इकोनॉमिकली वो माइग्रेट नहीं करते। अगर माइग्रेट करने के लिए मजदूरी के लिए गए हैं तो वहां से वो पूंजी भेजते हैं हमारे देश में। आपकी सरकार, चाहे जिसकी सरकार हो, वो सीना तान के कहती है हमारे यहां विदेश से इतनी पूंजी आती है। हम पूछना चाहते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार से कि विदेश से आने वाली पूंजी में माइग्रेटेड वर्कर्स की, लेबर्स की कितनी पूंजी है और पूंजीपतियों की कितनी पूंजी है, इसका पता करें मुझे। बहुत सही बात, बहुत सही कंक्लूड किया आपने सर।